हेलो एवरीवन। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि नाम आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कि है टाइट्रेशंस। सारे बच्चों ने कहा है कि मैम काइंडली टाइट्रेशंस के बारे में बता दें, बिकॉज बहुत कम लेक्चर्स अवेलेबल हैं अच्छे, और उसके मुताबिक जो मटेरियल है वो बहुत कम अच्छा अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो हम टाइट्रेशंस की डेफिनेशन से लेके बेसिक प्रिंसिपल, इसकी टाइप्स, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपने सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है टाइट्रेशंस के। सो व्हाट इज टाइट्रेशन, क्योंकि बच्चे इसको बहुत ज्यादा कम पढ़ते हैं, ये मोस्टली प्रैक्टिकल्स में करवाया जाता है, और प्रैक्टिकल्स में बच्चे इतना सीरियसली लेते नहीं है। सो उनकी कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है रिलेटेड टू लैब वर्क। सो हम इंशाल्लाह इनको डिटेल से विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो हमारी टाइट्रेशन से डिस्कस करने से पहले हमें पहले समझना चाहिए कि एनालिसिस क्या है। व्हाट इज एनालिसिस इन केमिस्ट्री। तो एनालिसिस किसी भी चीज को एनालाइज करना, उस पे ऑब्जर्व करना, उसको गौर मुशाहिदा करना, उसको हम बेसिकली कहते हैं उर्दू में एनालिसिस। तो केमिस्ट्री में हमारे पास जो एनालिसिस होते हैं लैब में, वो दो तरह की होती हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन केमिस्ट्री। वन इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड अदर वन इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो जी, हमारे पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है एंड वॉल्यूमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारे पास ऐसी एनालिसिस है जिसमें हम डील करते हैं वेट के साथ। इसमें हम वे मेजर करेंगे, एट द एंड हमारा जो कंसर्न होगा वो वे के साथ होगा। हम वे बैलेंस पे वे को मेजर करेंगे, जो कि हम ग्राम, mg, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास टाइप है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एज द नेम इंडिकेट्स, दिस एनालिसिस डील्स विद द वॉल्यूम। इसमें जो हमारा कंसर्न होगा, इसमें जो हमें काम पड़ेगा, वो हमें पड़ेगा वॉल्यूम के साथ। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन केमिस्ट्री। वन इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड अदर वन इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमारा कंसर्न है वे के साथ, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमारा कंसर्न है वॉल्यूम के साथ। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमारे पास जो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट है। तो इसका एक्सपेरिमेंट हमारे साथ हो जाता है प्रेसिपिटेशन। लैब में हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स जो हैं हमारे पास, वो एग्जांपल हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। पीपीटीज इन शॉर्ट अक्सर हम क्या देते हैं कि पीपीटीज बन गए हैं, फलाने मटेरियल के पीपीटीज बन गए हैं, बड़े प्यारे बन गए हैं, रेड कलर के बन गए हैं, वाइट कलर के बन गए हैं, शाइनी ग्रे कलर के बन गए हैं। तो वो पीपीटीज क्या है, उनको हम ड्राई करते हैं, उनका वे करते हैं, ये इतने mg बने हैं, इतने ग्राम बने हैं। तो वो जो हम टाइप कर रहे होते हैं वो हमारे पास है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की टाइप। जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमारा कंसर्न है वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम की अगर बात की जाए, तो वॉल्यूम की अगर एग्जांपल ली जाए, तो वॉल्यूम की एग्जांपल में हमारे पास आती हैं टाइट्रेशंस, जो कि हमने डिस्कस करनी है डिटेल से। तो जो टाइट्रेशन है उसमें आप देखते हो कि आप फाइनल क्या कर रहे होते हो, आपके पास एक ब्यूरेट होती है जिसमें आप यूज कर लेते हो मटेरियल को, इसके आप वॉल्यूम भी मेजर करते हो ना, कि इनिशियल वॉल्यूम इतना था, 50 ml हमने भर ली थी, 10 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 7 ml वॉल्यूम हमारा यूज हो गया है। तो आपका जो एंड रिजल्ट आता है वो आता है वॉल्यूम से। तो आप क्या है कि ये टाइप हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। तो आप केमिस्ट्री में इन दो टाइप की एनालिसिस से डील करते हो। वन इज ग्रेविमेट्रिक, अदर इज वॉल्यूमेट्रिक। वन डील्स विद द वेट, अदर डील्स विद द वॉल्यूम। एक की एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, दूसरे की एग्जांपल है टाइट्रेशन। सो आपको एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ, चार ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो आपने लगाना है टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट। देन टाइट्रेशन को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये दो टर्म्स हमें क्या बताती हैं केमिस्ट्री में। तो अक्सर आप सुनते हो वर्ड हाइग्रोस्कोपिक का और डी लिक्विसेंट का। मोस्टली ये दो वर्ड्स जो है हाइग्रोस्कोपिक और डी लिक्विसेंट, ये इंटर रिलेटेड है, ये को रिलेटेड है। हम क्या देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक और डी लिक्विसेंट एक ही चीज है। किसी हद तक एक ही चीज है अगर ब्रॉडली स्पीकिंग बात की जाए, लेकिन अगर इनकी डिटेल से बात की जाए तो इन दोनों टर्म्स में एक छोटा सा डिफरेंस है।
वो छोटा सा डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो छोटा सा डिफरेंस ये है जी कि हाइग्रोस्कोपिक जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और रिमेन एज सच। जो भी केमिकल है या जो भी लिक्विड है उसको आप थोड़ी देर के लिए अगर रख दोगे तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है बाय नेचर कि वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और जिस तरह है उसी तरह रहेगा। आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो चुकी है आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर। के पानी आप कहते हो ना, जब पहले कोई भी चीज पड़ी है उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो गई है, वो डाइल्यूट हो गया है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अगर वो सॉलिड फॉर्म में था वो वैसा ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड में ही रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी को एब्जॉर्ब करें और अपनी फिजिकल स्टेट को वैसे का वैसा रखें, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और एंड एथेनॉल और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसीलिए आप इनकी बॉटल्स को बड़ा टाइटली बंद करते हो और बात को तो रैपिंग भी कर देते हो आसपास, ताकि ये एब्जॉर्ब ना कर सके एटमॉस्फेयर से पानी को। इसके साथ ही पैरेलल टर्म यूज होती है डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट ऐसे सब्सटेंसेस या केमिकल्स को कहते हैं जो पानी तो एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके सोल्यूशन बना देती है। मोस्टली ये सॉल्ट होती हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। अक्सर क्या होता है, आप लैब में जाओगे आप देखोगे कोई डब्बा खोलोगे सॉल्ट का, अंदर खोल के देखोगे वो बिल्कुल ही ना गमी और ग्लूई टाइप का बना होता है कि पानी, आधा पानी होगा नीचे सॉल्ट पड़ा होगा, थोड़ा सा कोई सोल्यूशन सा पड़ा होगा। तो बच्चे लेके आ रहे होते हैं कि मैम ये तो क्या हो गया है जी, एक्सपायर हो गया और ये हो गया है। एक्सपायर नहीं हुआ होता, वो डीलिक्विसेंट नेचर का होता है, उसने पानी को एब्जॉर्ब करके सोल्यूशन बना लिया होता है। रिसर्च लैब में हम ऐसे केमिकल्स यूज नहीं करते, लेकिन जो आम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें हम कर लेते हैं। लेकिन एहतियातन हमें ये नहीं यूज करने चाहिए, हमें इनकी रैपिंग और इनकी जो प्लेसमेंट है लैब में वो बहुत ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए, ताकि ऐसे मसले ही ना आए। बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल्स हाइग्रोस्कोपिक और कौन से डीलिक्विसेंट है, और उनकी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग हमें उसी तरह उनको रखना चाहिए। तो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक एंड डीलिक्विसेंट बोथ आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब्स वाटर but one remain as such in its original state, but one form solution। ये दोनों में फर्क है और कोई फर्क नहीं। उसके बाद आती है मेन हमारी टाइट्रेशन जो हमने पढ़नी है। सो जी टाइट्रेशन आपको बता चुके हैं पहले ही। टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसका एक और लफ्ज आता है टाइट्रीमेट्री। तो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ जाए, टाइट्रेशन आ जाए, टाइट्रीमेट्री आ जाए, तीनों एक ही बात है। सो टाइट्रेशन, व्हाट इज टाइट्रेशन? Titration is a type of volumetric analysis in which the concentration of an unknown chemical, unknown compound is found with the help of known concentration। कि आपके पास दो कंपाउंड होंगे, एक ए है एक बी है, एक को हम वन का नाम दे देते हैं, एक का टू। तो एक की कंसेंट्रेशन आपको अननोन होगी और एक की कंसेंट्रेशन नोन होगी। जो नोन कंसेंट्रेशन होगी इसकी मदद से हम इसकी कंसेंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास एक ऐसा है जिसकी कंसेंट्रेशन पता है, एक ऐसा है जिसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता। तो जिसकी पता है आपको उसकी मदद से जिसकी नहीं पता उसकी कंसेंट्रेशन को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक की टाइप है ना, तो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम अगर नॉन कंसेंट्रेशन की मदद से अननोन वाली की कंसेंट्रेशन फाइंड कर ली जाए तो ऐसी टाइप को या इस चीज को हम कहते हैं टाइट्रेशन केमिस्ट्री में। तो टाइट्रेशन की हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ब्रॉडली हम चार को डिस्कस करते होते हैं। लेकिन उन चार को भी डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जो कि टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। वो टर्म्स पता होंगी, ABCD टाइट्रेशन की पता होगी तो टाइट्रेशन करेंगे, ऐसे ही मुंह उठा के टाइट्रेशन की तरफ नहीं चले जाना। ठीक हो गया। तो पहली पहली टर्म जो कि विद रिस्पेक्ट टू MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे PPSC है, FPSC है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिस टाइप के भी बच्चे हो टाइट्रेशन की इन टर्म्स का पता होना चाहिए। और विद रिस्पेक्ट टू PPSC बात करूं तो यही बार 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 आ रही होती है जी से। तो टाइट्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पहली टर्म है एनालाइट, टाइट्रेंड, टाइटर। तीनों बेसिस को पूछ सकते हैं। टाइट्रेंड, टाइटर, एनालाइट। व्हाट इज एनालाइट, व्हाट इज टाइट्रेंड? मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है ये टाइट्रेंड यूज होती है। तो टाइट्रेंड क्या है जी? टाइट्रेंड है आपके पास ऐसी स्पीशी, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन आपको नहीं पता।
द सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज अननोन, जिसकी आपने एक टाइट्रेशन परफॉर्म करके पता करानी है, उस चीज को आप कहते हो टाइट्रेंट इन केमिस्ट्री। ये आपके पास है टाइट्रेंट जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता। अगर इसकी यहां से बात करूं, हमने दो सॉल्यूशंस निकाले थे ना, एक हमको हम 1 कह रहे हैं, एक को हम 2 कह रहे हैं। तो 1 वाले की हमें नहीं पता, तो इसको हम कहेंगे ये जो हमारा है ये है टाइट्रेंड, TITRAND। दिस इज टाइट्रेंड जिसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता, हम पता कराएंगे थ्रू नोन। तो दिस इज टाइट्रेंड। सेकेंड हमारे पास स्पीशीज है टाइट्रेंट, इसका दूसरा नाम है टाइट्रेटर। वो किसी भी टर्म से पूछ सकता है, व्हाट इज टाइट्रेंट, व्हाट इज टाइट्रेटर, एक ही बात है। तो ऐसी स्पीशी, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता होती है, उस को आप कहते हो टाइट्रेंट। That solution in titration whose concentration is known and with the help of which you can find the concentration of unknown solution is called titrant. तो देखो हमारे पास दो सॉल्यूशंस थे, सेकंड वाले की हमें कंसेंट्रेशन पता थी, तो केमिस्ट्री में हम इसको कहेंगे ये हमारे पास है जी टाइट्रेंट, हमें इसकी कंसेंट्रेशन पता है। इसकी कंसेंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, एग्जामिनर आपको देगा, मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ इसकी कंसेंट्रेशन है जी 2 मोलर। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन मुझे पता है 2 मोलर है, अब मुझे कंसेंट्रेशन पता है तो इसको मैं कहूंगी टाइट्रेंट। और जिसकी कंसेंट्रेशन मुझे नहीं पता वो कहलाएगा मेरा टाइट्रेंट। फिर आती है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास टाइट्रेशन में वो पॉइंट है जहां पे मोलर कंसेंट्रेशन टाइट्रेंट और टाइट्रेंट की इक्वल हो जाएगी। मोलर कंसेंट्रेशन की बात कर रही हूं तो ज्यादा अच्छा है कि मैं इनके करीब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं कि इसका मतलब है कंसेंट्रेशन क्या है, DMQ। हम कहते हैं ना कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या है, तो हम कह रहे होते हैं कि मोल्स पर डीएम क्यूब, सॉरी, तो मोल्स पर डीएम क्यूब इसकी कंसेंट्रेशन, मोल्स पर डीएम क्यूब में हम इसकी कंसेंट्रेशन ले रहे हैं अगर दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाए। टाइट्रेंट इज इक्वल टू टाइट्रेंट। अब पूरी डेफिनेशन को कहूं तो द पॉइंट एट विच द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट बिकम इक्वल्स टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट। तो उसको हम कहेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा आ चुका है, यहाँ पे दोनों की कंसेंट्रेशन सेम हो गई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म्स की तरफ जो कि है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है हमारा? एंड पॉइंट हमारा होता है जी वो पॉइंट टाइट्रेशन में जिसपे हमारा कलर चेंज हो जाता है। द पॉइंट एट विच कलर चेंजेस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। कि आप देखते हो जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करवाते हो तो क्या होता है जी, अच्छा टाइट्रेशंस में हम यहाँ पे साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हैं जो हमें मेजर चीजें काम आती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमें काम आता है वो होती है हमारी ब्यूरेट। थोड़ी ड्राइंग गंदी है मेरी तो काइंडली समझने की सेंस तक देखनी है, हंसना नहीं है कि मैम की डायग्राम चेक करो कैसी है मैम की ब्यूरेट। ठीक हो गया, ये हमारी ब्यूरेट होती है। एक हमें आयरन स्टैंड चाहिए होता है, आयरन स्टैंड पे हम इसको क्लैम कर लेते हैं। ठीक हो गया, आयरन स्टैंड पे क्लैम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाती हैं फ्लास्क, हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क होती है नीचे। और ये मुझसे कभी सही नहीं बनती, बट ऐसी जैसी बन रही है काम चलाओ। ये हमारी ब्यूरेट होगी। फॉर एग्जांपल इस पे जो कैलिब्रेशन है मैं 50 ml की, मोस्टली आपको जो अवेलेबल होती है वो हर एक होती है 30 ml की भी होती है, 50 की, मोस्टली जो आपको मिल रही होती है वो 50 ml की होती है। तो ब्यूरेट काम आएगी, टाइट्रेशन फ्लास्क काम आएगी और आयरन स्टैंड काम आएगा। हम क्या करते हैं, हम अक्सर इसके करीब पहले टीचर रिकमेंड करता है कि आप एक टिश्यू पेपर रैप कर लो या फिर जो आप सिंपल आपका रजिस्टर पेपर होता है वो रैप कर लो। उसको रैप करवाने का मकसद क्या होता है कि बाज को आप क्लैंप से इतना ज्यादा जोर लगा देते हो कि शीशे की बनी होती है, ये ग्लासवेयर है, तो ये आपकी टूट जाती है। तो ये टूटे ना, इस वजह से प्रेशर को जरा कम रखने के लिए कहा जाता है कि आप इसके करीब टिश्यू पेपर या पेपर, सिंपल पेपर रैप कर लो। ठीक हो गया। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ये चीज याद रखनी है, बाय कन्वेंशन हम इसमें टाइट्रेंट लेते हैं। वो चीज जिसकी हमें कंसेंट्रेशन पता होती है उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं। सो हमें टाइट्रेंट की कंसेंट्रेशन पता होती है तो हम इसको ब्यूरेट में लेते हैं।
और हमें जिसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता होती, जिसकी हमने पता करवानी है, उसको हम लेते हैं नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं हम इसको। और इसकी हमें कंसेंट्रेशन पता करवानी है, तो ये हमारा टाइट्रेंड है, इट इज टाइट्रेंड, इसकी कंसेंट्रेशन पता करवानी है हमें। तो वो पॉइंट जिस पे इसकी और इसकी मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। उससे अगला पॉइंट जैसे ही गिरे, अब देखो यहाँ पे टाइट्रेंड पड़ा है ना, यहाँ से हम ड्रॉप वाइज खोलते हैं इसको। ड्रॉप वाइज इसके पॉइंट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। एक ऐसी पॉइंट आया जिसपे इन दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल होगी, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट की मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल होगी। जैसे ही अगला ड्रॉप आएगा टाइट्रेंट का, जैसे ही अगला ड्रॉप आएगा टाइट्रेंट का, क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, एंड पॉइंट आएगा। तो आप कह सकते हो कि एंड पॉइंट वो पॉइंट है, द पॉइंट या द ड्रॉप वेरी नेक्स्ट टू द इक्विवेलेंस पॉइंट इज द एंड पॉइंट। अब क्या होता है जी, आइडियली हम कहते हैं, आइडियली हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही चीज है। आइडियली इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही चीज है आइडियली। बट हमारे पास क्या है, रियल वर्ड है, हम आइडियली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इक्विवेलेंस पॉइंट से अगला पॉइंट जो होता है वो एंड पॉइंट है। अब ड्रॉप वाइज गिरे जा रहा है, मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल हो गई, जैसे ही अगला ड्रॉप आए कलर चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, यहाँ एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब जितना ज्यादा इक्विवेलेंस पॉइंट से एंड पॉइंट दूर जाता जाएगा, जितने ज्यादा ड्रॉप्स के बाद एंड पॉइंट आएगा, उतना ज्यादा हमारी टाइट्रेशन में एरर आता जाएगा, हम कहेंगे हमारी टाइट्रेशन अच्छी नहीं है। अब इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो टाइट्रेशन एरर एक नाम है हमारे पास, टाइट्रेशन एरर। डिफरेंस इन द एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज कॉल्ड टाइट्रेशन एरर। ये बहुत बार आपके पास एमसीक्यू में आया है, स्पेशली पीपीएससी में, कि व्हाट इज टाइट्रेशन एरर, कि डिफरेंस इन द एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। आइडियली इक्विवेलेंस पॉइंट शुड बी इक्वल टू एंड पॉइंट, आइडियली इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। लेकिन क्या होता है, रियलिटी में इक्विवेलेंस पॉइंट से अगला वेरी नेक्स्ट ड्रॉप जो गिरता है वो कलर चेंज करवाता है, उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, हमारी एरर्स की वजह से, हमारी वॉशिंग अच्छे ना होने की वजह से, हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट ना करने की वजह से क्या होता है जी, हमारा जो एंड पॉइंट है वो एक कतरा नहीं, वो 3 4 5 कतरे आगे चला जाता है। अब जितने ड्रॉप्स ये आगे जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट से, उतना ही हमारा एरर आता जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं टाइट्रेशन एरर। ठीक हो गया। देन हमारे पास टर्म आती है इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स क्या है हमारे पास, इंडिकेटर्स वो स्पीशीज हैं जो कि कलर चेंज करवाने का बाइस बनती हैं। इंडिकेटर्स को हमेशा हम इसमें डालते हैं अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क में। इंडिकेटर्स क्या है, हम 1 से 2 ड्रॉप डालते हैं हमेशा इंडिकेटर का, 1 to 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर का हम हमेशा ऐड करते हैं। और इंडिकेटर आपने याद रखने हैं कि ये वीक एसिड्स और बेसिस होती हैं, वीक एसिड्स और बेसिस। और देखो अब वीक एसिड्स और बेसिस हैं तो मतलब ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। 99% आपके पास इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। 99% इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। जो मोस्ट कॉमन है आपके पास फिनोफ्थिलीन है। कभी देखा फिनोफ्थिलीन में इतनी बड़ी बड़ी 4 रिंग लगी रहती है, कि हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो इस तरह की 4 बड़ी बड़ी बेंजीन रिंग आई होती है उसमें। तो आपके पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। तो मोस्टली आपके पास जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं, और ऑर्गेनिक नेचर है तो आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस क्या है, वीक एसिड्स हैं। तो वीक एसिड्स और बेसिस जो कि कलर चेंज करवाती हैं वो इंडिकेटर्स कहलाती हैं। इंडिकेटर्स जस्ट उसका काम क्या होता है, उसका कोई रिएक्शन में मैकेनिज्म कुछ रोल नहीं होता, उसका मकसद जस्ट कलर चेंज करवाना होता है। इसलिए हम 1 से 2 ड्रॉप यूज करते हैं इंडिकेटर के। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिकेटर डाल देते हैं। हमने यहाँ पे टाइट्रेंट लेना है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है, यहाँ पे हम अपना टाइट्रेंट लेते हैं और उसमें 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के डलवा देते हैं। पहले हमारे ये आता रहता है टाइट्रेंट, और उसकी मोलर कंसेंट्रेशन टाइट्रेंट के इक्वल होगी। जैसे ही इसकी मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, नेक्स्ट ड्रॉप जो है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन शो कर रहा होता है मोस्टली, और इंडिकेटर के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है।
क्या होता है, इंडिकेटर अपने स्ट्रक्चर में चेंज करता है, और जैसे ही इंडिकेटर का स्ट्रक्चर चेंज होता है उसमें उसका कलर चेंज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिकेटर्स जो हैं बाइस बनते हैं कलर चेंज के। तो आप कह सकते हो कि कलर चेंज क्या था, एंड पॉइंट था। तो इंडिकेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड पॉइंट, कि एंड पॉइंट का पता इंडिकेटर से चलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है टाइट्रेशन कर्व। व्हाट इज टाइट्रेशन कर्व? आप इसकी सिंपल डेफिनेशन कह सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइट्रेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व। कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें तो हम पीएच लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लेते हैं, और हमारे पास एक कर्व सी आ जाती है इस टाइप की। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हमारे पास ये जो कर्व सी आ गई है, इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। इसको देखते ही हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो टाइट्रेशन है वो कौन सी थी, एसिड बेस थी आया। हम अब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास टाइट्रेशंस की टाइप्स आएंगी उसकी हम कर्व्स को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो जी क्या हो गया है, हमारे पास टाइट्रेशन कर्व को देखते ही आप बता दोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन हुई है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की हुई है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन हुई है। तो टाइट्रेशन कर्व्स को जब हम पढ़ लेंगे टाइप्स इंशाल्लाह एसिड बेस के अपनी टाइट्रेशंस की, तो आप उनकी टाइट्रेशन कर्व को देखते ही बता दोगे कि किस टाइप की टाइट्रेशन हुई थी। तो टाइट्रेशन कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। उसके पास आपके पास एक टर्म आती है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपके पास ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है। द सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन केमिस्ट्री। बल्कि यहाँ पे एक और भी टर्म मुझे याद आ गया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी साथ के साथ, स्टॉक सोल्यूशन भी। स्टॉक सोल्यूशन, स्टॉक सोल्यूशन। अच्छा पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है, कंसंट्रेशन नोन। द सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था टाइट्रेंट को, अगर याद हो तो, जो हम ब्यूरेट में ले रहे थे। तो हमने टाइट्रेंट की भी डेफिनेशन यही कही कही है कि जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है उसको हम कहते हैं टाइट्रेंट। तो आप कह सकते हो कि टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर सेम थिंग। क्या हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टाइट्रेंट एक ही चीज है? बिकॉज डेफिनेशन तो दोनों की हमने ये किया ना, जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है उसको हम कहते हैं टाइट्रेंट, जिसकी कंसंट्रेशन पता है उसको हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही सोल्यूशन का नाम है। लेकिन फिर हमने इनको साथ क्यों नहीं लिखा, अगर ये एक ही थे तो? साथ इसलिए नहीं लिखा कि अगर हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा काम हम एक केमिस्ट है, केमिस्ट का काम क्या है, सॉल्यूशंस बनाना। अगर हम कोई लैब फॉर एग्जांपल हमने 3 से 4 एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है, हमने सॉल्यूशंस बना लिए डिफरेंट, KMnO4 का, K2Cr2 को, ये कोई एसिड का सॉल्यूशन है, ये कोई बेस का सॉल्यूशन, ठीक है। हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। अब हमें ये 1 2 3 4 इन सब की कंसेंट्रेशन पता है, ठीक है। इसकी 1 मोलर, इन सब की कंसेंट्रेशन हमें पता है, ये 2 मोलर है फॉर एग्जाम्पल, ये भी 2 मोलर का है, ये भी ये 1 मोलर का है। अभी 4 सॉल्यूशंस थे, इन चारों की कंसेंट्रेशन मुझे पता है, तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन है जिसको मैं स्पेसिफिकली यूज कर रही हूँ टाइट्रेशन के लिए। ये मैं यूज करूंगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए फॉर एग्जांपल, ये मैं यूज कर लूंगी कोई ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए। ये सोल्यूशन को मैंने यूज करना है अपने टाइट्रेशन के लिए। तो वो सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन आपको पता है उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जो स्पेसिफिकली टाइट्रेशन के लिए यूज करोगे वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन फिर कहलाता है टाइट्रेंट। वो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टाइट्रेंट। फिर वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं रहेगा। अगर वो टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो तो फिर उस स्पेसिफिक सोल्यूशन का हमारा नाम चेंज हो जाएगा। फिर हम उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं कहेंगे, फिर हम उसको कहेंगे ये अब हमारा टाइट्रेंट है। चीज वही थी, लेकिन अगर आम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। अगर स्पेसिफिकली टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो तो उसको आप फिर टाइट्रेंट कह देते हो, और कोई फर्क नहीं है दोनों। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जी है स्टॉक सोल्यूशन।
तो वो सोल्यूशन जो कि आपके पास हाई कंसेंट्रेशन का है, वो सोल्यूशन जो कि आपके पास हाई कंसेंट्रेशन का है, हाई कंसेंट्रेशन का है और नॉन कंसेंट्रेशन का है, अ सोल्यूशन हुज कंसेंट्रेशन इज नोन, और जिसकी कंसेंट्रेशन हाई भी है, और इसकी मदद से आप लो कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन बना लोगे। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन इन केमिस्ट्री। स्टॉक सोल्यूशन वो है, स्टॉक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी चीज स्टॉक जमा कर लिया है मार्केट में, स्टॉक मार्केट गिर गई है, स्टॉक जमा कर लिया इस चीज को, एक चीज बहुत बड़ी चीज, कि ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट में होगा, कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और पता भी होती है कंसंट्रेशन। तो उसकी मदद से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला, और डाइल्यूशन फार्मूला को अप्लाई करके हम इसकी मदद से बहुत सारे सोल्यूशंस बना सकते हैं डाइल्यूट। ये मोस्टली हम 1000 ml में बना रहे होते हैं, 1000 ml में, 500 ml में स्टॉक सोल्यूशन बना होता है। और एग्जामिनर आपको, आपका जो टीचर है वो आपको स्टॉक सोल्यूशन दे देते हैं कि ये 5 मोलर का फॉर एग्जाम्पल स्टॉक सोल्यूशन है, ठीक है, 5 मोलर, बल्कि 5 से बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये 2 मोलर का, 2 मोलर 1 मोलर केमिस्ट्री में बहुत हाई कंसेंट्रेशन को कहते हैं हम। तो ये आपका टीचर आपको कहेगा ये स्टॉक सोल्यूशन है 2 मोलर का, और 1000 ml बना के देते हैं आपको। तो क्या करते हैं स्टूडेंट को, कहते हैं कि आपके पास 4-5 एक्सपेरिमेंट है, आप अपनी मर्जी से सोल्यूशन बना के इसको यूज कर लोगे, ठीक है। तो आप फिर आप क्या करते हो कि आप इससे बहुत सारे 1 2 3 मुख्तलिफ सोल्यूशन डाइल्यूट यूज कर लेते हो। आप डाइल्यूट बनाने हैं आपने, तो डाइल्यूट क्या क्या होते हैं आपके पास, डाइल्यूट सोल्यूशन हम कहते हैं उनको जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है। लाइक मैं इस 2 मोलर से, इस 2 मोलर से नीचे जितनी कंसंट्रेशन होंगी वो इसके लिहाज से डाइल्यूट कहलाएंगी। अब इसके लिहाज से 1 मोलर डाइल्यूट हो जाएगी, 0.5 मोलर बना सकती हूँ मैं इससे, 0.005 बना लूंगी, 0.0025, कोई भी कंसेंट्रेशन कितने ही ml में मैं बना सकती हूँ, क्योंकि ये 1000 ml है। तो मैं एग्जामिनर आपको कहेगा 0.0025 मोलर बनानी है 50 ml में, आपने 0.0025 50 ml बना लेना है, 0.0025 का 50 ml का इस स्टॉक सोल्यूशन से। तो आप क्या करते हो, इससे जितना भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जितना आपको रिक्वायर्ड होगा आप ले लोगे, बाकी इसमें पानी डालोगे तो इतना आपका मोलारिटी का बन जाएगा। वो हम आगे सीखेंगे किस तरह हम स्टॉक सोल्यूशन से अपनी रिक्वायर्ड डाइल्यूट सोल्यूशन बना सकते हैं। अभी ये समझो कि स्टॉक सोल्यूशन होता क्या है। स्टॉक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कि हाई कंसंट्रेशन का है और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी मदद से आप लो कंसंट्रेशन के या डाइल्यूट सॉल्यूशंस बना सकते हो। ठीक हो गया जी। ये तो थी बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। मे भी कुछ रह गया हो उसको भी टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते जाएंगे कि टाइट्रेशन में ये टर्म्स थोड़ी बहुत रह गई हैं, लेकिन मेजर टर्म्स जो मुझे याद थी और मैंने आप लोगों को सिखाने की ट्राई की है टाइट्रेशन की। तो होप सो यहाँ तक आपको टाइट्रेशन का बेसिक पता चला होगा कि टाइट्रेशन है क्या। टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम वॉल्यूम की मदद से अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे। तो उसमें कुछ टर्म्स यूज होती थी जो कि हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद जी हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। हमारे पास टाइट्रेशंस की वैसे तो 5-6 और भी टाइप्स हैं, लेकिन ब्रॉडली जो हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बीएस लेवल तक, मास्टर्स लेवल तक, वो हमारे पास 4 टाइप हैं टाइट्रेशंस की। पहली हमारे पास जी टाइट्रेशन की टाइप है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो कि बहुत कॉमन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। देन हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देन हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद हमारे पास चौथी टाइप आ जाती है रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो हमने ये 4 टाइप्स डिस्कस करनी है एक एक करके इंशाल्लाह डिटेल से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप लोग भी थक गए होगे, थोड़ा रेस्ट करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एसिड बेस, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, रेडॉक्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।